प्रिय विद्यार्थियों, पिछले लेक्चर में हमने बी कीपिंग के अंतर्गत आर्टिफिशियल हाइव किस प्रकार का होता है वो समझा। उसके साथ जो उसकी एक्सेसरीज़ हैं, टूल्स वगैरह, उसके बारे में जानकारी ली। और इसी क्रम में जब अब आगे बढ़ते हैं तो एक ऐसा यंत्र और होता है जिसे हम हनी एक्सट्रैक्टर के नाम से जानते हैं। इसका भी बहुत बड़ा एक उपयोग होता है बी कीपिंग के अंतर्गत, एपीकल्चर के अंतर्गत। ये जो हनी एक्सट्रैक्टर होता है, ये जो मधुमक्खी के छत्ते के अंदर जो शहद वो एकत्रित करती है, उस शहद को निकालने के काम में आता है। जो हाइव आपने देखा अभी, आर्टिफिशियल हाइव, उस हाइव में जो फ्रेम्स मैंने आपको दिखाए थे, ये देखिए, ये जो फ्रेम्स हैं जिनमें मधुमक्खी ने अपने चैम्बर्स बना लिए हैं, उसमें से सुपर वाला जो पोर्शन है, सुपर यानी छत्ते के अंदर वो हिस्सा, ऊपर वाले जो दो बॉक्सेस दिखाई दे रहे हैं आपको, ये सुपर बॉक्सेस कहलाते हैं। ये स्टोरेज बॉक्सेस हैं। इसमें जो फ्रेम लटके हुए रहते हैं, हनी भी उनमें स्टोरेज चैम्बर्स बनाती है, क्योंकि उनका स्वभाव में होता है मधुमक्खी के कि छत्ते के अंदर ऊपर की तरफ वाली जो सेल्स हैं उन्हीं में स्टोर करना है। इसलिए ये जो पूरा छत्ता आप देख रहे हो, इसमें ब्रूड चैम्बर नीचे है जिसमें कि सारे के सारे एग लेइंग का काम होता है, और इसके ऊपर वाले चैम्बर्स में स्टोरेज का काम होता है। तो स्वाभाविक रूप से जो वर्कर बी हैं वो क्वीन एक्सक्लूडर के अंदर से निकल के सुपर में प्रवेश कर जाती हैं और सुपर्स में जाकर वो हनी का स्टोरेज करती हैं। तो ये जो सुपर चैम्बर है, इसमें जो फ्रेम्स होते हैं उन फ्रेम्स को बाहर निकाला जाता है जब ये 75% लगभग भर चुके होते हैं और चैम्बर्स जो हैं उनके अंदर शहद होता है, मधुमक्खी उनको सील कर चुकी होती है और लगभग 75% ये भर चुके होते हैं। उस समय इनको बाहर निकाला जाता है और बाहर निकालने के पश्चात इनको हनी एक्सट्रैक्टर में एक, जैसे ये मैं आपको एक डायग्राम दिखा रहा हूँ, इसमें ये जो एक आपको स्टील के बेसल्स दिखाई दे रहे हैं, इनके अंदर फ्रेम्स लगे हुए हैं और साइड में एक घुमाने वाला हैंडल दिखाई दे रहा है आपको। तो ये हनी एक्सट्रैक्टर्स जो होते हैं, और भी कई प्रकार के होते हैं, और भी अनेक प्रकार के हनी एक्सट्रैक्टर होते हैं, उनमें इन फ्रेम्स को सेट करके फिर इनको घुमाया जाता है। और जब ये घुमाए जाते हैं तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की मदद से, यानी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, जो ये जो हनी बी के चैम्बर्स होते हैं, स्टोरेज चैम्बर्स, उनमें से शहद जो है वो बाहर स्वतः ही निकल आता है और उनके चैम्बर्स को किसी प्रकार की कोई हानि या नुकसान नहीं होता। तो ये गुरुत्वाकर्षण बल या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के आधार पर कार्य करने वाला एक टूल होता है, मशीन होती है। इससे हम उन फ्रेम्स को इनमें सेट करते हैं, घुमाते हैं। घुमाने से जो बल पैदा होता है, उस बल के कारण से, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण से, इसमें शहद बाहर निकल आता है और चैम्बर्स को किसी प्रकार का नुकसान नहीं होता। इन्हीं चैम्बर्स को पुनः वापस उपयोग में लाया जा सकता है, इन फ्रेम्स को वापस छत्ते के अंदर लगा दिया जाता है। तो ये तो एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है जो मैंने आपको एक चित्र दिखाया है। बाकी और भी अनेक प्रकार के हनी एक्सट्रैक्टर हमें देखने को मिलते हैं, जिनकी आकृति और वर्किंग भी थोड़ी सी अलग प्रकार की होती है। अब आते हैं एनिमीज़ एंड डिजीज़ ऑफ बी। ये जो मधुमक्खियाँ होती हैं, इनके शत्रु कौन कौन हैं, इनके प्रीडेटर्स कौन हैं, इनमें कौन कौन सी बीमारियाँ हो सकती हैं, तो इसके बारे में थोड़ा सा समझिए। हनी बी के लिए, यानी एपीकल्चर जब आप करते हैं तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है कि आप कौन सी वैरायटी की हनी बी को आप सेलेक्ट करते हैं, यानी सिलेक्शन ऑफ ब्रीड, यानी मधुमक्खी के ब्रीड कौन सी आप यूज़ कर रहे हो, उसके सिलेक्शन के ऊपर बहुत कुछ निर्भर करता है कि आप कितनी मात्रा में शहद और वैक्स आदि प्राप्त कर पाएंगे।
तो इसमें जो एपिस इंडिका मैंने प्रारंभ में ही बताया था, जो एपिस इंडिका है वो मोस्ट सूटेबल स्पीशीज़ है डोमेस्टिकेशन के लिए। और ये जो स्पीशीज़ है ये जनरली इसमें किसी प्रकार की बीमारी भी देखने को नहीं मिलती है। आम तौर पे ये फ्री फ्रॉम डिजीज़ होती है। लेकिन जो वैक्स मॉथ होता है, एक इंसेक्ट और होता है जो कि सामान्य रूप से इसी प्रकार की संरचना हो, जैसे ये हनी बी जो छत्ते बनाती है इनके अंदर प्रवेश कर जाता है और इनकी जो वैक्स शीट होती है उसमें टनलिंग कर देता है, उसमें सुरंग बना के एक तरीके से रहने का और अपनी लाइफ साइकिल को कंटिन्यू करने का काम करता है, जो वैक्स मॉथ कहलाता है। तो ये वैक्स मॉथ ज़रूर इसके छत्ते में प्रवेश करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं। उसको तो ये रेजिस्ट नहीं कर पाती है, लेकिन बहुत अधिक मात्रा में कोई बीमारी से ग्रसित भी नहीं होती। तो ये जो स्पीशीज़ है एपिस इंडिका, ये बहुत फेवरेबल स्पीशीज़ है एपीकल्चर के लिए। ये जो वैक्स मॉथ मैंने आपको बताया, इसका जूलॉजिकल नेम है गैलेरिया मेलोनेला। तो ये गैलेरिया मेलोनेला जो है, इसका जो कैटरपिलर होता है, ठीक है, इसका जो कैटरपिलर होता है वो हनी बी के ख़ास तौर से जो ये लकड़ी के बॉक्सेस हम जो यूज़ कर रहे हैं, ये जो आर्टिफिशियल हाइव हम यूज़ कर रहे हैं, इनमें कहीं से प्रवेश करके और एग लेइंग कर देता है। और उसमें जब कैटरपिलर निकलते हैं तो वो धीरे धीरे एक इसके हनी बी का जो वैक्स फॉर्मेशन है, वैक्स शीट्स हैं, उनके अंदर टनलिंग का काम कर देता है, ठीक है। और उसमें जैसे जब इसका कोकून फॉर्मेशन होता है तो वो सिल्क जैसा थ्रेड भी एक क्रिएट करता है, तो वो भर जाता है और फिर इसके जो एक्सक्रीटा है, इसका जो मल है, वो ब्लैक कलर के पैलेट्स भी हमें अलग अलग छत्ते में दिखाई देते हैं, यदि इसका प्रवेश वहाँ हो चुका होता है तो वो ध्यान रखने वाली बात है कि इस प्रकार का कोई अटैक वैक्स मॉथ का कॉलोनी के ऊपर ना हो। इसके अलावा इस प्रकार की जो हम बी कीपिंग में जो कॉलोनीज़ डेवलप करते हैं, उनमें ये जो छिपकली होती हैं, लिजर्ड्स होती हैं, स्पाइडर्स होते हैं, चींटियाँ जो होती हैं, इनका भी बहुत ज़्यादा खतरा बना रहता है, क्योंकि लिजर्ड्स जो हैं वो घात लगा के बैठे रहती हैं और हनी भी उनके भोजन के रूप में उसको इस्तेमाल कर लेती हैं। इसी प्रकार मकड़ियाँ भी अपने जाले वहाँ बुन सकती हैं, चींटियों का भी बहुत प्रकोप वहाँ पर हो सकता है। इसके अलावा और बहुत सारे इंसेक्ट हैं, मेंटिस वगैरह, वो भी हनी बी के शत्रु होते हैं। इसके अलावा बर्ड्स भी हैं, ख़ास तौर से ब्लू टिड बर्ड है, फ्लाई कैचर्स हैं, और ये गौरैया है, ये भी जो हनी बी है उनको अपने भोजन के रूप में इस्तेमाल करती हैं, इसलिए इनके भी अटैक की संभावना लगातार बनी रहती है। इसी प्रकार जो टोड होते हैं, टोड पेड़ों पर भी चढ़ जाते हैं, तो ये टोड जो होते हैं, एक ख़ास तौर से ये हनी बी के छत्ते, जहाँ कहीं नेचुरल कंडीशंस में भी जो छत्ते होते हैं, वहाँ भी टोड छत्ते के आसपास अपने आप को छुपा के बैठ जाता है और हनी बी का शिकार कर लेता है। तो यदि आप बी कीपिंग कर रहे हैं तो वहाँ भी आसपास यदि टोड्स वगैरह हैं या कोई ऐसे पानी का जो कोई स्थान है जहाँ से फ्रॉक्स के भी आने की संभावना रहती है, तो वहाँ पर ये ध्यान देने वाली बात है कि वो ना हो, अदरवाइज़ उनके द्वारा भी इनको हानि पहुँच सकती है। एक एक्वेराइन नामक डिजीज़ ज़रूर होती है, जो कि हिंदुस्तान के कुछ हिस्सों में जहाँ बी कीपिंग का काम होता है वहाँ ज़रूर देखने में आई है, लेकिन बहुत ज़्यादा सीवियर कंडीशंस में ऐसा नहीं है, और इसके ऊपर भी रिसर्चेज जारी हैं ताकि ये बीमारी भी ना हो। तो ऐसे कुछ चीज़ें जो थी प्रीडेटर्स, डिजीज़ और एनिमीज़ के बारे में, वो आपको जानना आवश्यक है कि हनी बी को कौन कौन से जीव जंतु और बीमारियां नुकसान पहुंचा सकती हैं। एक टर्म पहले भी कई बार यूज़ किया था, स्वार्मिंग। अब ये जो स्वार्मिंग है, ये बेसिकली क्या है, मैंने आपको पहले ही बताया है कि इट्स ए नेचुरल फिनोमिनन वेयर बाई मास मूवमेंट ऑफ एनिमल्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर टेक्स प्लेस। यानी प्राणियों का समूह में एक स्थान से दूसरे स्थान पर पलायन करना, वो स्वार्मिंग कहलाता है। और ये जो मक्खियाँ होती हैं, मधुमक्खियाँ होती हैं, इनके अंदर भी ये फिनोमेना देखने को मिलता है। ख़ास तौर से स्प्रिंग सीजन में ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर पलायन करती हैं, और जब कभी जहाँ इन्होंने कोई छत्ता बनाया हुआ होता है नेचुरल कंडीशंस में, और वहाँ आसपास भोजन की कमी हो जाती है,
पानी के सोर्सेज नहीं होते हैं, तो उस स्थिति में भी ये अपनी कॉलोनी छोड़ के दूसरी जगह जा कर के बसने का प्रयास करते हैं। तो वो समूह में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो पलायन होता है उसको स्वार्मिंग कहते हैं। जैसे टिड्डियाँ होती हैं, तो ये टिड्डी जो है वो भी एक बहुत बड़े समूह में एक स्थान से दूसरे स्थान पर पर्टिकुलर सीजन में मूवमेंट करती है, तो उस फिनोमिना को भी स्वार्मिंग कहते हैं। अब जो इसके लाभ हैं, लाभ में तो प्रोडक्ट्स तो आपके सामने आ ही गए कि भाई ये हनी इसका एक बहुत लाभदायक प्रोडक्ट है जो हमारे मनुष्य के काम में आता है। वैक्स भी बहुत लाभदायक प्रोडक्ट है। इसके अलावा भी जो हनी भी होती है उसका एग्रीकल्चर में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है, बहुत बड़ा योगदान होता है। क्योंकि ये जो हनी भी होती है ये इसका काम ही पोलन ग्रेन्स और नेक्टर कलेक्ट करना है। इस कारण से ये एक फूल से दूसरे फूल पर जा के बैठते हैं, तो स्वाभाविक रूप से इनके शरीर पे वो जो ब्रांच्ड हेयर्स पाए जाते हैं, शाखित बाल जो पाए जाते हैं, उनमें पोलन ग्रेन्स जो है वो फंस जाते हैं। जब एक फूल से दूसरे फूल पर जाके बैठेंगे तो स्वाभाविक रूप से उनके पॉलिनेशन का काम होगा और एक प्रकार से किसान को बड़ी मात्रा में उपज इसको देखने को मिले। खास तौर से जो फलोद्यान वगैरह जो होते हैं, फूल और फलों के जो बगीचे होते हैं, उसके लिए ये बहुत ही लाभदायक होती है। तो इसका एक प्रकार से ये भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है जो पॉलिनेशन का काम करती है, परागण का काम करती है। अब क्या है कि जब आप एपीकल्चर कर रहे हैं और एक उद्योग के रूप में इस कार्य को कर रहे हैं, तो इसमें हनी बी की हैंडलिंग, उसको सार संभाल, उसमें आपको कुछ सावधानियां बरतने की आवश्यकता होती है। इसके लिए कुछ मूलभूत जो चीज़ें हैं वो आपके ध्यान में आ जाए तो वो आपके समक्ष मैं ये स्लाइड के माध्यम से भी रख रहा हूँ और समझा भी रहा हूँ। इसमें सबसे पहली चीज़ जो महत्वपूर्ण है वो ये है कि जब आप बी कीपिंग शुरू कर रहे हैं, बी कल्चर शुरू कर रहे हैं, तो आपको हनी बी का बिहेवियर और उसकी लाइफ साइकिल के बारे में कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि इसी के आधार पर आपका ये व्यवसाय चलने वाला है और उसकी व्यवस्था बनने वाली है। इसके अलावा जो जहाँ कहीं भी ये कार्य आप शुरू करें, तो ये जो छत्ते हैं, जो आर्टिफिशियल हाइव हैं, ये आप उन्हीं स्थानों पर रखें जहाँ आसपास खूब वेजिटेशन हो और फ्लावरिंग प्लांट्स, खास तौर से फूल वाले पौधे अच्छी मात्रा में होते हों, ताकि वहाँ से इसको अपना खाद्य पदार्थ प्राप्त हो सके। द डिस्टेंस बिटवीन टू हाइव शुड बी एटलीस्ट 6 फीट। यानी कि जब आप छत्ते रख रहे हैं किसी स्थान पर, तो उनके बीच में कम से कम 6 फीट की दूरी होना आवश्यक है। पास छत्ते रखेंगे तो दिक्कत आएगी। इसी तरह से जो आप छत्ते जो बॉक्सेस हैं वो आप रख रहे हैं, उनका मुख जो है वो पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए। इसी प्रकार से पानी की अवेलेबिलिटी, जो आसपास पानी के ऐसे सोर्स होने चाहिए जो कि आपको हाइव जो है ना उसके आसपास ही कोई ना कोई पानी के सोर्सेज भी होने चाहिए। इसी तरह से मधुमक्खी का जो आपने छत्ता रखा है, बॉक्स रखा है, उसका जो प्रवेश द्वार है, उस प्रवेश द्वार के सामने खाली स्थान होना चाहिए, वहाँ किसी तरह का हर्डल नहीं होना चाहिए। इसी प्रकार से बार बार छत्ते को खोलना ये भी ठीक नहीं होता, इसलिए केवल इसको 1 महीने में 2 या 3 बार ही खोला जाना चाहिए, ताकि उसकी कॉलोनी हनी बी की अंदर डिस्टर्ब ना हो। वैसे भी ये अंदाज़ा लग ही जाता है, लगभग जो ये इस काम को करते हैं उनको इसका अनुभव हो जाता है कि कितने दिनों में ये छत्ते पूरे हो जाते हैं। वैसे भी जो पीक फ्लावरिंग सीजन होता है, जब बहुत ज़्यादा फूल और फूलों का जो सीज़न होता है, उस समय ये बड़ी मात्रा में नेक्टर और पॉलन कलेक्ट करके और हनी का निर्माण करती हैं हनी बीज। तो उस समय आपको विशेष ध्यान रखना होता है कि ये चैम्बर्स अगर भर जाते हैं तो उनको रेगुलर इंटरवल्स पे खाली कर लिया जाए, अदरवाइज़ फिर उनमें दिक्कत आती है। हनी बी कहीं भी ये चैम्बर्स अपने बनाने शुरू कर देती है, जिसके कारण से
पूरा जो हाइव होता है उसको वो ब्लॉक हो जाता है, उसको खोलने में भी दिक्कत आती है। इसके अलावा जो इसके एनिमीज़ हैं, जो इसके साथ जुड़ी हुई बीमारियां हैं, उनके ऊपर भी एक आपको पैनी दृष्टि हमेशा रखनी होगी, ताकि किसी प्रकार का इस नुकसान हनी बीज़ को ना हो। और जैसे मैंने अभी आपको बताया कि भाई एक्सट्रैक्शन के लिए आप ध्यान रखें 75% अगर मान लीजिए फुल हो जाते हैं चैम्बर्स, तो आपको तुरंत उसका एक्सट्रैक्शन का काम करना चाहिए। अब करंट स्टेटस ऑफ बी कीपिंग इन इंडिया क्या है, इसका एक छोटा सा डेटा, वैसे ये अपडेट होता रहता है लेकिन वो आपके ध्यान में आ जाए। एक तो ये जो एपीकल्चर है हमारे देश में स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के अंतर्गत आता है, खादी और ग्रामोद्योग विभाग इसको देखता है। और अभी फ़िलहाल तो 9वां स्थान अभी हमारे देश का है विश्व में इसकी हनी मैन्युफैक्चरिंग के दृष्टि से। यदि आप देखते हैं हनी प्रोड्यूसिंग यूनिट्स 2.64 लाख, यानी इतने लगभग यूनिट्स पूरे देश भर में हनी प्रोडक्शन के लिए काम कर रही हैं लगभग। और 30 लाख कॉलोनीज़ हनी बी की आर्टिफिशियल कंडीशंस में डेवलप्ड हैं और उनसे ही एक्सट्रैक्शन का काम चलता है। करीब 94,500 मीट्रिक टन हनी हमें पर ईयर प्राप्त हो जाता है, जिसमें से हम 38,000 मीट्रिक टन एक्सपोर्ट भी कर लेते हैं। बाहर से भी हम हनी इंपोर्ट भी करते हैं लगभग 400 मीट्रिक टन, ऐसा एक डेटा है इसके बारे में भी। लेकिन हमारे देश में पर्याप्त मात्रा में हनी का प्रोडक्शन होता है और भी संभावनाएं इसको आगे एक्सपेंड करने की हमारे देश में है। करीब 3 लाख लोग इस कार्य में जुड़े हुए हैं जिनको इससे रोज़गार मिलता है। और 200 मिलियन बी कॉलोनीज आर रिक्वायर्ड फॉर एनहेंसिंग क्रॉप यील्ड विच विल प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू 215 लाख पर्सन। जैसे मैंने आपको बताया कि अभी और भी बहुत सारी संभावना इस एपीकल्चर इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने की है। यदि इसका एक्सपेंशन होता है तो काफ़ी लोगों को रोज़गार इससे मिल पाएगा। तो ये कंप्लीट आप आज हनी बी की लाइफ साइकिल, उसके जनरल कैरेक्टर्स आदि इत्यादि का कंप्लीट होता है और साथ में ही आर्टिफिशियल कंडीशंस में एज ए इंडस्ट्री आप इसको कैसे रन करते हैं, तो वो पार्ट भी मैंने आपको बताया। अब आगे नया टॉपिक शुरू करेंगे अगले लेक्चर से। थैंक यू।